Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning जी, very good morning. अच्छा, एक कुछ हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं स्कूल की तरफ से जिनको हमें सभी को फॉलो करना है, और वो ये है कि जब हम लाइव क्लास लेंगे तो क्लास में हम सभी को अपने अपने वीडियो को ऑन करना कंपलसरी है, ठीक है? तो आई होप आप सब लोग इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। अपने वीडियो को आप सभी लोग ऑन रखिएगा। और हम लोग जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे अपने टॉपिक्स को, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पेडिग्री वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था, और अब ये पेडिग्री पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, आज से हम लोग एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ मेरे पास डाउट्स भी आए थे कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, रिकॉम्बिनेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये जो पोर्शन है, लिंकेज हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये सारा आता है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के अंदर, और ये जेनेटिक्स का सबसे लास्ट पार्ट है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। हमारी एनसीईआरटी में इसको बीच में दे रखा है, हम लोग इसको लास्ट में कवर कर रहे हैं। तो हम लोग अब एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कवर करेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन आपके पास आता है, और कॉम्बिनेशन और लिंकेज को मिक्स करके क्वेश्चन आता है कि कोई आपको दो जीन दे देगा और कहेगा कि बताओ इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो वो आपको कैसे निकालेंगे आप रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, वो सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में समझेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो उससे पहले पिछली जो चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं उस पर 3 क्वेश्चन मुझे आपको करवाने हैं। तो पहले हमको 3 क्वेश्चन कवर करेंगे, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स शुरू करते हैं आज। तो पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, मिस शर्मा इज heterozygous. Miss Sharma is heterozygous for 2 gene. Miss Sharma is heterozygous for 2 gene, that is X and Y. Miss Sharma is heterozygous for 2 gene, that is X and Y, and also have X-linked Z gene. Also have X-linked Z gene. आगे कह रहा है what is the probability of producing small x small y z गैमेट। इस गैमेट के प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। जो आपको कंडीशन दे रखी है एक्स लिंक कौन सर, एक्स लिंक हाँ, एक्स लिंक्ड जेड जीन, एक्स लिंक्ड जेड जीन। What is the probability of producing X, Y, Z गैमेट? गैमेट में X, Y, Z ये जीन रहे, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बता सकते हैं आप लोग?
क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? 1/16 सर। 1/16 कैसे निकाला आपने? सर तीनों का क्रॉस करके 1/2 लेके आओ। देखिए इन्होंने ना क्या दिया है आपको, इन्होंने आपको दिया है x और y, तो इसके अंदर हेटेरो जाएगा ये वाले, तो ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी x कैपिटल X स्मॉल x कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। और फिर बोला है x लिंक्ड Y जीन है, यानी कि x लिंक मतलब यहाँ पर x क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा है। तो XZ फीमेल में दोनों x क्रोमोसोम होते हैं। अब इनमें से बताना है XYZ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तो बता दिया आपने। अब देखो स्मॉल x आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, स्मॉल y आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, इसमें से z आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/2 की पावर 2। क्लियर है सभी को ये? जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था सेम उस तरह से करा है। लास्ट क्लास में हमने मेल लिया था और इस क्लास में हमने फीमेल ले ली, तो फीमेल के अंदर तो हमें पता है ये दोनों एक्स क्रोमोसोम, दोनों उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर जो ये वाला एक्स क्रोमोसोम है ना, ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ये उसने हेटेरोजाइगस एक जीन या हेटेरोजाइगस जीन बोले हैं एक्स वाई, ये सेक्स ये की बात नहीं कर रहा, ये ऑटोसोम है दोनों, ये वाला सेक्स क्रोमोसोम रहेगा। क्लियर है ये? चलिए ये क्लियर है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको भी आप लोग करिए और आई होप आप लोग इसको कर पाएंगे। लिखिए एक क्वेश्चन लिखे, a man whose mother and mother-in-law both were hemophilic। एक मैन है जिसकी मदर और उसकी मदर इन लॉ मतलब सासू माँ दोनों हीमोफिलिक हैं। देन what could be the chances of this disease in his offspring? Then what could be the chances of this disease in his offspring? देखो आप चाहो तो पेडिग्री फॉर्म में भी बना सकते हो, मैं यहाँ सिंपल बना देता हूँ। ये हो गई मदर, ये मैन है, मैन की जो मदर है वो कैसी है, ये इसकी माँ है और इसकी माँ कैसी है हीमोफिलिक है, तो XH कंडीशन होगी इसमें, क्योंकि हीमोफीलिया एक एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इसकी ये मदर इन लॉ हो गई, इसकी मदर इन लॉ को भी सेम बीमारी है XH, ये भी हो गई। तो ये जो लड़का होगा, इसका जो लड़का होगा इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो हीमोफिलिक होगा ही होगा XHY। और इसकी वाइफ कैसी होगी, इसकी शादी इससे होगी ना, इस फीमेल से शादी इसकी मान लीजिए, इस फीमेल की मदर भी तो क्या है हीमोफिलिक है, तो इसके अंदर भी एक एक्स क्रोमोसोम आएगा, ये XHX कैरियर हो जाएगी। अब आप कर सकते हो, इनका क्रॉस कर दो और इसके ऑफस्प्रिंग निकाल दो। जब क्रॉस करोगे तो ऐसे गैमेट बनेंगे, ये XHY, ये बनेंगे XHX, क्रॉस करिए, ये इससे क्रॉस करेगा तो XHXH, ये कैसी हो गई? हाँ मनोज बोलिए। सर ये कैरियर की जगह हीमोफिलिक भी तो हो सकती है। ये फीमेल नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में उसने इसके फादर का जिक्र ही नहीं किया,
तो इसका जो फादर होगा वो तो नॉर्मल होगा। उसने क्या बोला, उसने बोला ये मैन है, इसकी मदर हीमोफिलिक है और इसकी मदर इन लॉ कौन होगी, यानी कि इस फीमेल की माँ हो गई, तो वो है हीमोफिलिक। उसके फादर का उसने कोई जिक्र नहीं करा, इसलिए नॉर्मल लेंगे। यस। इसके बाद ये वाला जब एक्स क्रोमोसोम इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, XX, यानी कि ये कैसी हो जाएगी, फीमेल कैरियर। और अगर इसको देखें वाई क्रोमोसोम इससे फ्यूज करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, XHY, ये डिजीज हो गया, इसको हीमोफीलिया रहेगा। और ये इससे क्रॉस करेगा तो XY। तो डिजीज के चांस पूछे हैं, तो डिजीज के चांस कितने कंडीशन बनी डिजीज की, एक तो ये बन गई और एक ये बन गई, इन दोनों का डिजीज हो गई, ये तो कैरियर हो गई, ये नॉर्मल हो गया। तो डिजीज ऑफ स्प्रिंग कितने होंगे, तो आप लिखेंगे डिजीज ऑफ स्प्रिंग आर या विल बी 50%। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने इस पे कई सारे क्वेश्चन करे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग अगर क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप अपने आप कर देंगे इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो फैमिली दी हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फैमिली ए, फैमिली ए, पहले फैमिली ए की बात करें, फैमिली ए, और इसमें लिखिए इन दिस फैमिली a hemophilic मैन। आप पता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन डिक्टेट भी करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको करके दूंगा साथ के साथ, और उसी पैटर्न को आप अपनाइएगा। तो हमने पहले क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग साथ साथ लिखिएगा। फैमिली ए में लिखेंगे इन दिस फैमिली a hemophilic man married a normal woman, a hemophilic man married a normal woman and had a daughter, और इसके एक डॉटर हुई। ठीक है, तो हमने पहले ये वाला पार्ट समझ लिया, फैमिली ए का पार्ट। तो अब देखिए सॉल्यूशन आप बाद में लिखेंगे, समझिए पहले। जो फैमिली ए है इसमें एक हीमोफिलिक मैन था, तो ये हो गया मैन, ये है फैमिली ए की बात कर रहे हैं हम। एक तरफ आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो फैमिली ए बनाएंगे, मैन कैसा है, हीमोफिलिक है, तो XHY, इसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हो गई, ये आप वुमेन में लिख सकते हो, ये कैसी है, नॉर्मल है, तो XX कंडीशन हो गई। और इनसे क्या हुआ, इनसे एक डॉटर हुई, और वो डॉटर कैसी होगी, सिर्फ आपको एक ही बनाना है यहाँ पे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में डॉटर ही बोला है, तो डॉटर हो गई, और डॉटर कैसी हो गई, XHX, ये हो गई डॉटर। क्लियर है, ये कितना पोर्शन समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट लिखिए क्वेश्चन का, फैमिली बी, फैमिली बी, और इसमें लिखो इन दिस फैमिली a color blind woman marry with a color blind woman marry with a hyper trichotic man, hyper trichotic man, a color blind woman marry with a hyper trichotic man and had a son, और इस परिवार के एक लड़का हुआ। इसमें क्या हुआ, देखो वुमेन कैसी थी, वुमेन थी कलर ब्लाइंड, तो ये हो गई वुमेन, और ये कैसी है, ये वुमेन है कलर ब्लाइंड, यानी कि XC, इसकी शादी इस मेल से हुई, और जो मेल है, जो मैन है, वो कैसा था, वो था हाइपर ट्राइकोटिक, और हाइपर ट्राइकोटिक वाई लिंक डिजीज है,
तो एक्स वाई, सर बोलो। सर फैमिली बी वाला एक बार फिर से बता दो, नेटवर्क हाँ चला गया। चलो चलो ठीक है, लिखिए। ओके ओके ओके। इन फैमिली बी a color blind woman, in family B a color blind woman marry with a hypertrichotic man, and had a son, और इनके एक सन हुआ। ठीक है, तो ये हो गई कलर ब्लाइंड वुमेन, इसकी शादी इस मेल से हुई जो कि हाइपर ट्राइकोटिक था, और हाइपर ट्राइकोटिक के लिए एक्स वाई और वाई के ऊपर हम ये सिंबल लगा देते हैं ब्लू कलर से, ये बता रहा है हाइपर ट्राइकोटिक कंडीशन को। हाइपर ट्राइकोटिक वाई लिंक्ड होता है, इसमें कानों में क्या होते हैं, बाल आ जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ी है हमने डिजीज। अब इनके एक सन होता है, तो इससे भी उसने क्वेश्चन में बोला ही है, एक सन की बात कर रहा है, तो सन के अंदर एक्स क्रोमोसोम तो यहाँ से आएगा, तो सन के अंदर कंडीशन क्या बनेगी, एक तो बनेगी ये कंडीशन एक्स सी रहेगा, और वाई क्रोमोसोम यहाँ से आएगा। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, हाइपर ट्राइकोटिक का जीन है, तो जो सन हुआ वो कलर ब्लाइंड भी है और हाइपर ट्राइकोटिक भी है। तो ये हो गया इस फैमिली का सन। अब क्वेश्चन में आगे लिखिए, क्रॉस द ऑफस्प्रिंग ऑफ बोथ फैमिली, या ऐसे लिख लो, द ऑफस्प्रिंग ऑफ बोथ फैमिली गेट मैरिड, द ऑफस्प्रिंग ऑफ बोथ फैमिली गेट मैरिड, इन दोनों की शादी हो गई, इस लड़के की इस लड़की से। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग ऑफ बोथ फैमिली गेट मैरिड, देन गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो अब आपको ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किसको बीमारी होगी, कौन नॉर्मल होगा, किसको कौन सी डिजीज होगी। तो क्या अब ये कर सकते हैं आप, इसे क्रॉस करेंगे, इससे गैमेट बनाएंगे एक्स एच और एक्स, इससे बनेंगे गैमेट क्या, एक्स सी, और वाई पे ऐसे ही डॉट लगा देंगे। तो बना दें, इसको कर देते हैं क्रॉस। ये जब इससे क्रॉस करेगा तो क्या कंडीशन बनेगी, एक्स एच एक्स सी। जब ये वाला इस वाई वाले से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगी, एक्स एच वाई डॉट। जब ये इससे क्रॉस करेगा एक्स सी एक्स, और जब ये इससे क्रॉस करेगा तो एक्स वाई डॉट। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप इसमें ये लिख सकते हो, ये कुछ बातें देखिए, रिजल्ट क्या आएगा, यहां लिख देते हैं हम। रिजल्ट आया 25% जो ऑफस्प्रिंग हैं वो कैरियर होंगे किसके लिए, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों के लिए। 25% ऑफस्प्रिंग कैरियर हैं फॉर बोथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंड, और ये कौन होंगी, ये फीमेल होंगी, ये दिख रही है ना आपको, ये देखो, इस फीमेल में एक जीन तो किसका है, हीमोफीलिया का है, और एक कलर ब्लाइंड का है, तो ये कैरियर है कलर ब्लाइंड की भी और हीमोफीलिया की भी। और जो 25% मेल हैं या जो 25% फीमेल हैं वो क्या होंगी, या 25% ऑफस्प्रिंग सिर्फ कैरियर होंगे कलर ब्लाइंड के लिए। तो यहाँ लिख देंगे सेकंड पॉइंट, ये वाला देखिए, 25% कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड ओनली। और अगर ये देखोगे तो 25% क्या है, 25% आर
हाइपर ट्राइकोटिक। %25 हाइपर ट्राइकोटिक है। और अगर इनकी बात करोगे तो 25% ऑफस्प्रिंग ऐसे होंगे जिनको हीमोफीलिया भी होगा और हाइपर ट्राइकोटिक भी होंगे। तो ये लिख लेंगे आप, ये मैं डिक्टेट कर देता हूँ। 25% ऑफस्प्रिंग आर hypertrichotic and hemophilic. 25% offspring are hypertrichotic and hemophilic. तो ये बातें आपको क्लियर हुई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, करने का तरीका समझ में आ गया आपको। कोई भी क्वेश्चन दे आपको इस तरह का, या अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, चाहे वो प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हों, चाहे वो डिजीज फाइंड करने वाले हों, आप क्वेश्चन को पढ़ें जिस तरह से आप अपने बाकी केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ें और पढ़ने के बाद जो चीजें आपको दे रखी हैं उनको आप लिख लें, ठीक है। बायोलॉजी में उस तरीके से लिखेंगे जैसे हमने बताया है, तो उस तरह से उसको लिख लें और फिर सॉल्यूशन करें उसका, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। और एक बात याद आप समझ के रखिएगा कि जितना पोर्शन हमने अभी तक कवर कर लिया जेनेटिक्स का, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, ऐसे क्वेश्चन क्रॉस वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पास, तो ये आप नोट कर लीजिए। और इसी के साथ हमने अपना ये सारा जो जेनेटिक्स का पोर्शन है पीछे वाला वो कवर कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। चलिए, ऑल डन, सभी ने आई थिंक ये बना लिया होगा, लिख लिया होगा, और सभी को ये बात क्लियर भी हो गई होगी। अब हम शुरू करते हैं इसको रब करके, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। हेडिंग देते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के अगर हम फादर की बात करें, तो जो फादर हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के वो हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। कौन है? ये हैं थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे। ये अमेरिका में पैदा हुए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका के थे ये। और इन्होंने क्या करा, 1933 में 1933 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये नोबेल प्राइज विनर थे। और नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? नोबेल प्राइज मिला था प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। और इन्होंने कई सारी डिस्कवरियां करी। इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ जीन। द थ्योरी ऑफ जीन इन्होंने बुक लिखी, और इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरियां करी। इन्होंने ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये सारे पॉइंट लिखवाऊंगा मैं भी आपको, है ना। इन्होंने ही क्या करा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया जो हमने पढ़ा था। इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया, इन्होंने सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया, इन्होंने लिंकेज मैप को डिस्कवर किया, इन्होंने वेरिएशन को डिस्कवर किया। वेरिएशन जो होता है किसकी वजह से? ड्यू टू इवोल्यूशन की वजह से जो वेरिएशन किया, सॉरी, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है उसको इन्होंने डिस्कवर किया। इसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया था ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और जब इन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए ड्रोसोफिला का साइंटिफिक नेम है, पूरा है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। इसकी वजह से हम मॉर्गन को एक नाम दिया गया है और वो है फ्लाई मैन।
फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। और मॉर्गन ने बहुत काम किया, मॉर्गन की इतनी सारी डिस्कवरियां थी, इसकी वजह से ही जेनेटिक्स को बायो में एक सेपरेट ब्रांच मिल सका। जेनेटिक्स को इन्होंने एक सेपरेट ब्रांच दिला दिया, बायोलॉजी के अंदर एक अच्छी ब्रांच डेवलप हुई और वो थी जेनेटिक्स। वो डेवलप किसने करवाई थी? वो डेवलप हुई थी मॉर्गन की वजह से। इसके अलावा मॉर्गन ने और क्या करा? मॉर्गन ने जो लिंक्ड जीन होते हैं और अनलिंक्ड जीन है उनके बीच में डिफरेंस बताया था। तो इसने डिफरेंस बताया इसके बीच में, लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन के बीच में डिफरेंस बताया था। मॉर्गन से कई सारे स्टूडेंट भी पढ़े और वो स्टूडेंट बहुत कामयाब हुए, जैसे कि एक था ब्रिजेस। ब्रिजेस एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ये आगे चल के साइंटिस्ट बना। एक था स्टुअर्ट वेंट, या स्टुअर्ट वेंट, ये भी मॉर्गन का स्टूडेंट था जो आगे साइंटिस्ट बना। एक मुलर था, मुलर भी मॉर्गन का स्टूडेंट था। तो मॉर्गन ने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी प्रोड्यूस किए जो आगे बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने। इसके अलावा मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम को स्टडी किया तो उसने क्या करा? एक्स लिंक क्रोमोसोम को स्टडी करके उसने जो वेरिएशन आता है या जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये सब मॉर्गन ने उसी में देखा था। मॉर्गन के साथ एक साइंटिस्ट थे कैस्टल। इन दोनों ने मिलकर क्या करा? एक साइंटिस्ट था मॉर्गन और दूसरा था कैस्टल। इन दोनों ने मिलके एक थ्योरी दी जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। इन्होंने क्या दिया? दोनों ने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज दिया। फिर मॉर्गन ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसे बोलते हैं काइस्मा हाइपोथेसिस। और इस काइस्मा हाइपोथेसिस ने ये बताया कि जो वेरिएशन आता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, वो क्रॉसिंग ओवर काइस्मा की वजह से होता है। तो ये सारी बातें मॉर्गन ने एक्सप्लेन करी थी, इसलिए मॉर्गन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के अंदर। तो आपने हेडिंग दे दी है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, उसमें हम लोग अब पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही लिख लीजिए, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? थॉमस हंट मॉर्गन, या इसको शॉर्ट में TH मॉर्गन भी पढ़ते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he was an American genetist। he was an American genetist, ये एक अमेरिका का जेनेटिस्ट था। जेनेटिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो जेनेटिक्स में डील करते हैं। he was an American genetist and got Nobel Prize in 1933 and got Nobel Prize in 1933 for प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए 1933 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, ही डिस्कवर्ड, इन्होंने क्या क्या डिस्कवरियां करी थी? ही डिस्कवर्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, he discovered criss cross inheritance, comma linkage, comma crossing over, criss cross inheritance, linkage, crossing over, sex linkage, linkage map, variation due to sexual reproduction, comma mutability of gene, MUTA, mutability, BILITY, mutability of gene, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर करी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉर्गन ऑल्सो कॉल्ड फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स।
Morgan, also called flyman of genetics, because of its experimental model, because of its experimental model, that is Drosophila melanogaster, that is Drosophila melanogaster, जिसके ब्रैकेट में लिख लो फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉर्गन रोट अ बुक, मॉर्गन रोट अ बुक, और बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ जीन। बहुत अच्छी बुक है ये, द थ्योरी ऑफ जीन। आप लोग कभी मान लीजिए आप में से कोई जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में अगर गया आगे चल के, तो आपको ये बुक पढ़ने को मिलेगी। मॉर्गन रोट अ बुक द थ्योरी ऑफ जीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्यू टू हिज वर्क genetics got a separate branch, due to his work genetics got a separate branch in बायोलॉजी। जेनेटिक्स को बायोलॉजी में एक सेपरेट ब्रांच मिली अपने काम की वजह से। नेक्स्ट लिखिए, मॉर्गन ऑल्सो डिस्कवर्ड डिफरेंस बिटवीन, मॉर्गन ऑल्सो डिस्कवर्ड, यस मनोज बोलिए। सर जो फ्रूट फ्लाई होती है ये हाउस फ्लाई जैसी होती है? नहीं नहीं, ये हाउस फ्लाई से लार्जर साइज की होती है, और ये फल जो होता है ना, आपने कभी आम देखा है? आम कभी अगर आपने यस सर। आम देखा हो, तो आम को जब कट करके हम रख देंगे तो उसके आप देखते हो आसपास एक मक्खी आ जाती है, यस सर। थोड़ी लार्ज साइज की होती है वो, उसे कहते हैं फ्रूट फ्लाई। यस सर। हाँ, तो अगर अभी इसको आपको कभी देखना हो तो क्या करें, अगर आप फल को कट करके रख देंगे तो आप देखोगे कुछ टाइम में अगर उस एरिया में ये फ्रूट फ्लाई है आसपास, तो ये उस फल के ऊपर आके बैठ जाएगी, क्योंकि ये उसके पल्प से न्यूट्रिशन लेती रहती है, इसलिए इसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। यस। तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, हाँ, ही ऑल्सो डिस्कवर्ड difference between linked and unlinked gene, linked and unlinked gene। ये अभी हम समझेंगे कि लिंक जीन क्या होते हैं, अनलिंक्ड जीन क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉर्गन एंड स्टुअर्ट वेंट, मॉर्गन एंड स्टुअर्ट वेंट, स्टुअर्ट वेंट आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। मॉर्गन एंड स्टुअर्ट वेंट found a relation between recombination, and distance between gene। रिकॉम्बिनेशन और जीन की जो दूरी है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये बात भी इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट लिखिए, मॉर्गन एंड कैस्टल gave theory of, या ऐसे लिखिए, मॉर्गन एंड कैस्टल गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, यस मनोज बोलिए। मॉर्गन एंड कैस्टल गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉर्गन गेव
काइज्मा टाइप हाइपोथेसिस, काइज्मा टाइप हाइपोथेसिस, काइज्मा टाइप हाइपोथेसिस, and according to this hypothesis, chiasma is responsible for crossing over, chiasma is responsible for crossing over। और काइज्मा क्या होता है ये आप सबको पता होगा क्योंकि आप सब लोगों ने सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। अभी हम क्रॉसिंग ओवर जब पढ़ेंगे ना इसमें, तो हम वहां पर काइज्मा को भी पढ़ लेंगे। हाँ जी सर। जी तो सर ठीक चल रहा है सिस्टम? हाँ जी सर, वो कर दिया है सिक्योरिटी का भी मैंने, और ना सही है सर, हम आपकी क्लास देख रहे थे, सही चल रही सर। हाँ वो मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था, और बच्चों को गाइडलाइंस भी दे दी थी कि जब क्लास में आएंगे तो वीडियो अपने ऑन करेंगे, तो बच्चों ने वीडियो ऑन भी करे थे। जी सर बी कंटिन्यू सर। ओके थैंक यू सर। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस hypothesis, according to this hypothesis, chiasma is responsible for crossing over, काइज्मा क्रॉसिंग ओवर के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये हम लिख चुके थे। अच्छा, मैं समझा रहा था आपको कि काइज्मा क्या होता है। तो जैसे हमने सेल डिवीजन में मियोसिस पढ़ा था, मियोसिस 1 का जो पहला फेज है कैरियोकाइनेसिस 1, उसका फर्स्ट फेज आपके पास आता है और वो है आपका प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में जब हम जाइगोटिन और पैकाइटिनेसिस को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम जब एक साथ पेयर बनाते हैं तो उनमें एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइज्मा। और जब ये काइज्मा एक दूसरे से अलग होगा तो क्या होगा, जब ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर खत्म होगा तो जो जेनेटिक मटेरियल है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का, वो एक्सचेंज हो जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इतना अभी समझ लीजिए। बाकी मैं क्रॉसिंग ओवर को यहीं पर, हमारे इस टॉपिक में क्रॉसिंग ओवर भी अभी आएगा, तो हम क्रॉसिंग ओवर को वहां पर और अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानना है तो आप 11th की बुक उठा सकते हैं एनसीईआरटी, और उसमें आप चैप्टर नंबर 10 में चले जाइएगा, मियोसिस को पढ़िएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉर्गन worked on sex-linked inheritance. Morgan worked on sex-linked inheritance of Drosophila. ड्रोसोफिला के सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पर मॉर्गन ने वर्क किया था। ठीक है, और मॉर्गन ने खास बात देखी, देखिए लिखिए ये भी, he found that specific gene present on specific chromosome, मतलब एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर है। ये बात भी मेंडल को यहाँ से, मॉर्गन को यहाँ से पता चली। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लीजिए, मॉर्गन प्रोड्यूसेस some brilliant students like Stuart Wendt, Bridges and Muller। तो क्योंकि ये जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, ये भी, इन्होंने भी बहुत अच्छे आगे चल के ये साइंटिस्ट बने। जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप में से कई लोग क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे आगे चल के डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट बन जाते हैं, और आपका बहुत नाम हो गया वर्ल्ड लेवल पे। तो फिर जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप लोग मेरा भी नाम लेंगे, तो मेरा भी नाम हो जाएगा उससे। उसी तरह से मॉर्गन ने कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट प्रोड्यूस किए, जैसे स्टुअर्ट वेंट हो गया, ब्रिजेस हो गया और मुलर। तो ये सारी बातें हमने समझ ली मॉर्गन के बारे में। ये तो हो गया मॉर्गन का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि मॉर्गन ने क्या क्या किया, ये सब चीजें हमने समझी। अब हमें ये बात पता है कि मॉर्गन ने अपना जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया था वो लिया था फ्रूट फ्लाई, यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब क्वेश्चन ये आता है,
आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्या रीजन थे ड्रोसोफिला को सेलेक्ट करने के। जैसे हमने मेंडल के केस में पढ़ा था कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों लिया था, तो हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, कुछ इंपॉर्टेंस देखे थे। उसी तरह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को लिया, तो ड्रोसोफिला को जब उसने लिया तो उसके पीछे क्या थे, कुछ उसके इंपॉर्टेंस थे ड्रोसोफिला के, जिस वजह से इसने ड्रोसोफिला को ही सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंटल मॉडल के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या है, इसमें ड्रोसोफिला है। पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप वहां से एक बार लिख दिया है, वहां से तो याद रखेंगे ड्रोसोफिला है। और फ्रूट फ्लाई आप याद रखेंगे, जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। तो इसको क्यों सिलेक्ट किया गया, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं, तो हम यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के कुछ इंपॉर्टेंस है, देखो वन बाय वन हम सारे इंपॉर्टेंस लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप इसमें, देखिए इट इज फाउंड, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोसोफिला में लिखिए इट इज फाउंड easily hovering का मतलब होता है मंडराना, hovering over the ripe fruit, ये जो ड्रोसोफिला है ये ना आसानी से मिल सकती है, ये पके हुए फूल के जो फल होता है, पके हुए फल के चारों तरफ मंडराती रहती है, ओवर द राइप फ्रूट। और इसके ब्रैकेट में लिख लो वहां पर क्यों मंडराती है, क्या करती है वहां से ये, तो इसके ब्रैकेट में लिखिए वेयर इट फीड अपॉन द yeast cell present on surface of these fruit। मतलब देखिए समझिए इस पर क्या हुआ कि ड्रोसोफिला ना, इसने क्यों चुना इसको, क्योंकि ड्रोसोफिला को हम इजीली पकड़ सकते हैं, इजीली हमें मिल सकती है। कहाँ मिलती है ड्रोसोफिला, तो जितने भी राइप्ड फ्रूट होते हैं उन फ्रूट के चारों तरफ ये घूमता रहेगा। क्यों घूमता है, क्योंकि ये उस राइप्ड फ्रूट के ऊपर यीस्ट की कुछ सेल पाई जाती है, यीस्ट की डेड सेल होती है उसके ऊपर, तो यीस्ट की उन सेल से ये न्यूट्रिशन लेता रहता है, तो ये अल्टीमेटली उस फ्रूट से न्यूट्रिशन ले रहा है, इसलिए हमको ये आसानी से राइप्ड फ्रूट के आसपास मिल सकती हैं, इसलिए मॉर्गन ने इसको सेलेक्ट किया था। सेकंड लिखिए, सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है इनका, these fly can be grow inside the bottle, these flies can be grow inside the bottles which have yeast culture, comma sugar, comma molasses, yeast culture, sugar and molasses। तो इनको हम बहुत जो बॉटल्स होती हैं, एक्सपेरिमेंटल बॉटल्स जो लेबोरेटरी में मिलती हैं, उनमें हम इनको इजीली ग्रो कर सकते हैं, इजीली इनको वहां पर ग्रो कर सकते हैं। उसके अंदर हम कौन सा मीडियम रखेंगे, या तो यीस्ट डाल देंगे उसके अंदर, शुगर डाल देंगे उसके अंदर, मोलेसिस डाल देंगे। मोलेसिस क्या होता है, देखो जब हम गन्ने से चीनी निकालते हैं तो उस टाइम पर जो शुगर प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं मोलेसिस। पहले गन्ने से हम जो चीनी निकालेंगे जो ब्राउनिश होगी थोड़ी थोड़ी सी, उसको हम लोग मोलेसिस बोलेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम एडिटिव ऐड करके शुगर बनाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क होता है शुगर और मोलेसिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्रोसोफिला प्रोड्यूस 100 offspring, Drosophila produce 100 offspring in a single mating,
मतलब एक मैटिंग में एक बार में ये 100 ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लाइफ स्पैन ऑफ ड्रोसोफिला इज शॉर्ट, दैट इज 2 वीक। लाइफ स्पैन ऑफ ड्रोसोफिला इज शॉर्ट, दैट इज 2 वीक्स। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 2 वीक का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ड्रोसोफिला कैन इजिली इनएक्टिव, इसको हम आसानी से इनएक्टिव कर सकते हैं। कैन इजिली इनएक्टिव बाय किससे करोगे? ईथर से कर सकते हैं, बाय ईथर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इट कैन इजिली एग्जामिन्ड, इसको आप आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं बाय हैंड माइक्रोस्कोप, या फिर इसको बोलते हैं डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप। ये पता है ना आपको डाइसेक्शन और हैंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो हम ऐसा होता है ना जिसमें एक ही लेंस लगा होता है, एक छोटा सा उसमें हैंडल रहेगा, कुछ इस तरह से होता है ये ऐसे, और इसको पकड़ के जो जासूसों के पास होता है ऐसे पकड़ के वो इसमें से देखते रहते हैं। तो हम इसको आसानी से हैंड माइक्रोस्कोप और डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जीनोम ऑफ ड्रोसोफिला इज शॉर्ट, इज वेरी शॉर्ट। ड्रोसोफिला का जीनोम बहुत शॉर्ट है, इसका मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कितने हैं? 2n = 4, मतलब टोटल 8 क्रोमोसोम ही हैं और 8 को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में लिख दीजिए जीनोम इज वेरी शॉर्ट, दैट इज 2n = 4, which is easy to study, जिनको स्टडी करना बहुत आसान है। अच्छा, एक बात और यहाँ समझिए। ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल को आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेल छोटा होता है। हाँ, मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है। देखिए, इन ड्रोसोफिला मेल एंड फीमेल कैन इजिली differentiated, can easily differentiated because female is larger and have ovipositor। फीमेल इज लार्जर, ये फीमेल हो गई, लार्ज साइज की है। फीमेल इज लार्जर एंड हैज ओविपोजिटर। इसमें ना फीमेल के बैक साइड में ये इस ओपनिंग को बोलते हैं ओविपोजिटर। फीमेल इज लार्जर एंड हैव ओविपोजिटर while male is smaller, मेल इज स्मॉलर, और मेल में ओविपोजिटर नहीं होता, एंड डू नॉट हैव ओविपोजिटर। अब देखो मेल क्या करेगा, जो मेल ड्रोसोफिला है ना, ये अपने गैमेट को इस ओविपोजिटर में डिपॉजिट करता है। तो ओविपोजिटर का काम है कि इसके अंदर जो स्पर्म है मेल के वो डिपॉजिट होते हैं। तो फीमेल का साइज लार्ज है, उसके अंदर ओविपोजिटर है, मेल का साइज स्मॉल है, उसमें नहीं होते ओविपोजिटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वाई क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला कैन इजिली डिफरेंशिएट फ्रॉम एक्स क्रोमोसोम। Y chromosome of Drosophila can easily differentiate from X chromosome because Y chromosome is hook shape, क्योंकि जो Y chromosome है वो hook shape का होता है। देखो X chromosome तो कुछ ऐसा रहेगा, ये जरूर आप याद रखिएगा, ये तो है X chromosome, आपको शेप पता होनी चाहिए क्योंकि आगे एक्सपेरिमेंट में हम यही शेप लेके चलेंगे। X chromosome की शेप हो गई, और Y chromosome ऐसा रहेगा, हुक शेप का, ये हो गया वाई क्रोमोसोम। तो ये आसानी से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से हमने क्या करा, मॉर्गन ने क्या करा, ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमने
आज समझ लिया कि मॉर्गन के बारे में पढ़ लिया हमने, और उसने एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो ड्रोसोफिला लिया वो क्यों लिया ये समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे कि मॉर्गन ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए क्लास को अब ओवर करते हैं।